बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले इस मिशन की आप 3 इक़सात सुन चुके हैं और अब इस मिशन की 4 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्होंने राबिया को मार दिया चाची, मासूम खालिद को खाको खून में लुटा दिया चाची, जुलेखा को मार डाला, शम्मो को गोली से उड़ा दिया। मुझे छोड़ दो चाची, मैं उन वैश्यों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। पागल मत बनो शमरूद, चाची ज़ैनब ने चीख कर कहा। तुम राबिया और दूसरों की अब कोई मदद नहीं कर सकते, वो तुम्हें भी मार डालेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हें जिंदा रहना है। इस खून का हिसाब लेना है जो तुम्हारी आंखों के सामने इस खाक में जज़ब हो रहा है। वादी की सरजमीन को इन खूनख्वार भेड़ियों के गंदे वजूद से पाक करना है, और ये सब कुछ तुम जिंदा रहकर ही कर सकते हो। उस तरफ से छत पर चढ़कर दूसरी तरफ निकल जाओ मेरे बेटे, ये सोचने का वक्त नहीं, देर मत करो। चाची ज़ैनब ने मुझे अंदर खींचकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी, मगर चाची ज़ैनब की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। चाची ज़ैनब ने ठीक ही कहा था, मैं राबिया, खालिद, चाची जुलेखा और उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता था जो भारतीय फौजियों की गोलियों से छीलनी हो गए थे। मैं जिंदा रहकर ही उनके खून का बदला ले सकता था, और इस सरजमीन को भारतीयों के गंदे वजूद से पाक करने के लिए उन मुजाहिदीन के लिए मददगार साबित हो सकता था जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जिंदगियां तक दाव पर लगा रखी थी। मैं फरार का रास्ता तलाश करने लगा। उस तरफ चाची ज़ैनब चीखी, सीढ़ियों पर चढ़कर अब्बास भाई की छत पर कूद जाओ, उस तरफ से तुम्हें भागने का रास्ता मिल जाएगा। गली में फायरिंग के साथ अब दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वैसे इनमें सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां लकड़ी के तख्तों की थी। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि बाहर से दरवाजे पर जरबें लगाई जाने लगी। वो लोग शायद राइफलों के बट मार मार कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं रुक कर पीछे देखने लगा। भाग जाओ, जल्दी करो, चाची ज़ैनब चीखी। उसने दोनों हाथों से दरवाजे पर दबाव डाल रखा था ताकि भारतीय फौजियों को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोका जा सके। दरवाजे पर जोरदार ज़रबें लगाई जा रही थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ने लगा और फिर चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी। दरवाजा टूट गया था और वो पुश्त के बल गिरी थी। कहाँ छुपाया तुमने उस उग्रवादी को, बताओ, जल्दी करो। मेरे सामने उस वक्त 3-4 सीढ़ियां रह गई थी। ये गरेदार आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाची ज़ैनब पुश्त के बल जमीन पर पड़ी थी। एक फौजी ने अपना पैर उसके पेट पर रखा हुआ था और दोनों हाथों में पकड़ी हुई राइफल की संगीन उसके सीने से लगा रखी थी। नहीं नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हें, चाची ज़ैनब ने जवाब दिया। उसके लहजे में थरथराहट थी, लेकिन उसमें खौफ का अंसर शामिल नहीं था। एक लम्हे को मेरा जी चाहा कि मैं सीढ़ियों पर से उन दरिंदों पर छलांग लगा दूं, लेकिन इस तरह मैं चाची ज़ैनब की कोई मदद नहीं कर सकता था, बल्कि खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। सीढ़ियों की एक तरफ मकान की दीवार थी और दूसरी तरफ पतली सी दीवारी की तरह 2.5-3 फुट ऊंची रेलिंग थी। मैं उसकी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। अभी आखिरी से पहली वाली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि फायर के साथ चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी। मैं बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उस बेरहम भारतीय फौजी ने चाची ज़ैनब के सीने पर गोली चला दी थी। चाची ज़ैनब के सीने से खून का फव्वारा उबल पड़ा। फौजी ने अपना पैर उसके पेट से हटा लिया। चाची तड़पने लगी। वो रहा, एक फौजी की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं जैसे होश में आ गया। उस फौजी ने मुझे देख लिया था और चीखते हुए राइफल सीधी कर ली। मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर छत पर छलांग लगा दी। एक फायर हुआ और एक दुबता हुआ अंगारा मेरी पिंडली में उतरता चला गया। मेरी बाईं टांग पहले ही जख्मी थी और अब भी वही टांग जद में आई थी। गोली पिंडली का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर लंगड़ाता हुआ छत के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ा। छत पर दौड़ते हुए मैंने एक तायराना नजर अपने इतराफ में भी डाली थी। चाची जुलेखा के घर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मेरा घर भी अब मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुका था। बस्ती के दूसरे कई घरों से उठने वाले शोले और स्याह धुएं के बादल आसमान से बातें करते हुए महसूस हो रहे थे। लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं छत के दूसरे किनारे पर पहुंच चुका था। उस तरफ एक तंग सी गली थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। भारतीय फौजी का सर सीढ़ियों पर नमूदार हो रहा था। मैंने मुड़कर छत से छलांग लगा दी। छत तकरीबन 15 फुट ऊंची और नीचे कच्ची गली थी। मैं भद की आवाज के साथ गिरा, मगर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और एक तरफ लुढ़कता चला गया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उधर देखा। गली सुनसान पड़ी थी। चंद गज आगे बाईं तरफ एक तंग सी गली थी। मैंने उठकर उस तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर करा कर रह गया। मेरी बाईं टांग से खून बह रहा था।
तकलीफ बढ़ रही थी और टांग पर बोझ नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ रुकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो भेड़िया सिर्फ फौजी किसी भी लम्हे छत के उस किनारे पर पहुंच सकते थे। वो मुझे देखते ही फायर खोल देते। मैं उठकर लगड़ाता हुआ अगले मोड़ की तरफ दौड़ा। मैं अपनी उन्हीं पीछू खम खाती हुई तंग सी गलियों में पल कर जवान हुआ था। इन गलियों से मैं अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ था। मैं जानता था कि अगर मैं अगली गली में दाखिल हो जाऊं तो मेरा ताकुब करने वाले फौजी मुझे तलाश नहीं कर सकेंगे। गली का वो मोड़ तकरीबन 20 गज के फासले पर था। मैं लगड़ाता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। बस्ती में हर तरफ फायरिंग और चीखों पुकार थी। हाँ, फगा की आवाजें सुनाई दे रही थी। मोड़ के करीब पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाची रहने वाले मकान की छत पर अब 2 फौजी नजर आ रहे थे। वो राइफलें संभाले गली में इधर उधर देख रहे थे और फिर उनमें से एक ने मुझे देख लिया और राइफल सीधी करते हुए फायर खोल दिया। मैंने दूसरी गली में छलांग लगा दी। लातादाद गोलियां मेरे पैरों के आसपास जमीन पर लगी। धूल उड़ने लगी। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। लगड़ाता हुआ एक तरफ दौड़ता रहा और चंद आगे एक और गली में दाखिल हो गया। आगे भी फायरिंग और चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं इन पीछों खम खाती हुई गलियों में दौड़ता रहा। मेरी टांग की तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। कहीं रुकने का मतलब मौत था, सिर्फ मौत। एक और गली मुड़ते ही मैं ठिठक कर रुक गया। आगे कुशादा बाजार था। सड़क के दूसरी तरफ एक फौजी जीप खड़ी थी, जिसके करीब एक मेजर और 2 फौजी खड़े थे। वो दोनों फौजी ऑटोमेटिक राइफलों से मकानों की छतों की तरफ फायरिंग कर रहे थे। मेजर के हाथ में भी रिवॉल्वर था। ये जीप गालबन बाद में कस्बे में आई थी। कस्बे में हर तरफ फौजी दनदनाते फिर रहे थे। उनके भारी बूटों की दमक और गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। आग और खून का ये शैतानी खेल अपने उरूज पर पहुंच रहा था। ये वैसी बेड़ी इस कस्बे को पूरी तरह तबाह कर देने पर तुले हुए थे। अरे वो उस लड़के को पकड़ो! उस गली में मेजर की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसने मुझे देख लिया था। मैं मुड़कर गली में दौड़ने लगा। 2 फौजी मेरे पीछे आ रहे थे। टांग से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिससे मैं नकासी महसूस करने लगा था। मेरा पैर भी पूरी तरह जमीन पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं मेंढक की तरह फुदकता हुआ दौड़ने की कोशिश करता रहा और फिर एक मोड़ घूमते ही मैं ठिठक कर रुक गया। सामने वाली गली से भी 2 फौजी दौड़ते हुए आ रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मेरे सामने भी मौत थी और पीछे भी फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। गली में तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। कहीं पनाह मिलने की तवक्को नहीं थी। मेरा पीछा करने वाले फौजी भी उस गली में आ गए। उन सब के पास राइफलें थी। वो बड़ी आसानी से मुझे छिलनी कर सकते थे। एक फौजी ने राइफल सीधी भी की थी, लेकिन मुझे खाली हाथ देखकर उसने फायर करने का इरादा तर्क कर दिया और चिंगाड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं दोनों तरफ से गिर चुका था। मैं ये भी समझ गया था कि वो लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। मैंने भी उनसे भिड़ जाने का फैसला कर लिया। जिंदा पकड़े जाने का मतलब भी मैं अच्छी तरह समझता था। जो मुजाहिदीन या नौजवान लड़के शुबे में पकड़े जाते थे, उन्हें इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि वो मरने की दुआएं मांगते थे, मगर उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था। सामने से आने वाला एक फौजी जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ नीचे गिरा। मैंने गिरते ही दोनों हाथ उसके गले पर रखकर पूरी कुव्वत से उसका नरखरा दबाने लगा। दूसरे ही लम्हे मुझे ठोकरों की बारिश शुरू हो गई। तीनों फौजी मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसा रहे थे। उसके साथ ही उनके मुंह से गलीज गालियां भी निकल रही थी। एक फौजी ने राइफल का बट मेरे कंधे पर मारा। मेरा ये कंधा पहले ही जख्मी था। मैं तकलीफ से चीख उठा, लेकिन अपने नीचे दबे हुए फौजी का गला नहीं छोड़ा। मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसती रही। कंधे पर पड़ने वाली एक और ज़रब से मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर 2 फौजियों ने मुझे खींचकर अलग कर दिया। उसके साथ ही मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश में शिद्दत आ गई। मैं चीखते हुए अपने बचाव की कोशिश करता रहा और फिर सर पर पड़ने वाली एक ठोकर से मेरा दिमाग झुंझुना उठा। पहले तो मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करती रहीं, फिर धुंध सी छाने लगी जो बदतदरीज दबीज होती चली गई। मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे पैरों से पकड़कर मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। तारीकी ने मेरे ज़हन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया था। आंख खुली तो मैं पथरीली जमीन पर पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद भी कुछ देर तक मेरी आंखों के सामने दबीज धुंध सी छाई रही। मैंने सर को 1-2 झटके दिए। दिमाग में टेंसे उठने लगी, लेकिन आंखों के सामने छाई हुई धुंध बदतदरीज छटती चली गई। उस तरफ भी दूर तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिससे समझा जाता कि मैं भारतीय फौजियों की कैद में हूँ। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया।
इस बेहतियाती का नतीजा मुझे कंधे और बदन के दूसरे हिस्सों में शदीद टेसों की सूरत में भुगतना पड़ा। मेरे मुंह से बेइख्तियार करा खारिज हो गई। मैंने तकलीफ जब्त करने के लिए दांत भींच लिए और आंखें बंद कर ली। तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने दोबारा आंखें खोल दी और जख्मी टांग घसीट कर उठने की कोशिश करने लगा। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिका लिए थे। इस उठने की कोशिश करते हुए मैं अपनी जगह पर घूम गया था और फिर सामने नजर पड़ते ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। चंद लम्हों तक तो मैं इस तरह बेहिस्सो हरकत होकर रह गया था जैसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया हूँ, और फिर तकलीफ की परवाह किए बगैर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो बड़ा खौफनाक मंदिर था। मेरे सामने पथरीली जमीन पर 2 जवान लड़कियों की लाशें पड़ी थी। उनके जिस्मों पर एक चीथड़ा तक नहीं था। उनके कपड़े इधर उधर झाड़ियों में पड़े हुए थे। एक लड़की की लाश पुष्ट के बल पड़ी थी। उसकी टांगें खून में डूबी हुई थी। चेहरे पर खौफ और दहशत के तासरात जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। आंखें खुली हुई थी जैसे वो फटी फटी नजरों से आसमान को देख रही हो। वो कस्बे के एक दुकानदार अहमद अली की बेटी नीलम थी। उसकी उम्र 17 के लगभग रही होगी। 2 महीने ही पहले उसकी मंगनी हुई थी और अगले महीने तो उसकी शादी होने वाली थी। भारतीय बेड़ियों ने उसे बुरबरियत का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी का चिराग ही गुल कर दिया था। दूसरी लाश ऊंधी पड़ी थी। उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी जख्मी टांग को घसीटता हुआ उसके करीब पहुंच गया। वो बिल्कुल बरहना थी और मैं उसे हाथ लगाते हुए झिझक रहा था। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर झुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पलट दिया और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मुझे उबकाई आ गई और मैं बड़ी मुश्किल से कह रोक सका। वो हमीदा थी। उसका बाप अरसा पहले इंतकाल कर चुका था और बड़ा भाई भी कुछ अरसा पहले वतन की आन पर कुर्बान हो गया था। हमीदा की उम्र भी 19-20 के लगभग रही होगी। वो बहुत ज्यादा हसीन तो नहीं थी, लेकिन कबूल सूरत कहा जा सकता था। वो बेचारी ऐसी थी कि उसके फिगर्स वगैरह मामूली तौर पर बड़े थे। वो जब चलती तो जिस्म का बालाई हिस्सा थल थल करता और लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते। हमीदा का पेट चाक था। आंतें बाहर निकली हुई थी। छातियों पर जख्म थे जैसे दांतों से काटा गया हो। उसकी टांगे भी खून आलूद थी। मैं ज्यादा देर तक उसकी तरफ ना देख सका और अपना रुख बदल दिया। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी, जिसम में जैसे जान ही नहीं थी। इस सूरत ने निडाल सा कर दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से एक टांग पर जिस्म का बोझ उठाए खड़ा था। दूसरा पैर तो जमीन पर रखा ही नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से मेंढक की तरह फुदकते हुए झाड़ियों में अटके हुए उनके कपड़े उठाए और लाशों पर डाल दिए। मैं इस वक्त इसके अलावा और उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब तक मैं यही समझता रहा कि भारतीय भेड़ियों ने क्योंकि असर के वक्त कस्बे पर हमला किया था और अब शाम होने वाली थी, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ शाम का अंधेरा गहरे होने की बजाय उजाला फैल रहा था। और तब मुझे एहसास हुआ कि शाम नहीं सुबह हो रही थी, जिसका मतलब था कि मैं रात भर यहाँ इस वीराने में बेहोश पड़ा रहा था। मेरे पूरे जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी और दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। जब मैं कस्बे की एक गली में उन भारतीय दरिंदों के साथ आखिरी बार गुत्थम गुत्था हुआ था, तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। वो लोग मुझे उठाकर अपने साथ ले आए थे। कस्बे की 2 मासूम लड़कियों को भी उठा लाए थे और शायद रात भर उन्हें बर्बरियत का निशाना बनाते रहे थे। वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, मगर इस वीराने में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि मैं भी रात भर बेहोश पड़ा रहा था। मुझे एक लम्हे को भी होश न आ सका। वादी में फैले हुए लाखों भारतीय फौजियों के जुल्म और बर्बरियत में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं थी। 50 साल से ये सब कुछ हो रहा था। औरतों की इज्तिमाई आबरू रेज़ी रोज का मामूल बन चुकी थी। मासूम बच्चों को संगीनियों पर टांग दिया जाता था, बूढ़ों को घायल करके उन्हें पत्थरों पर घसीटा जाता और नौजवानों के सीने गोलियों से छिलनी कर दिए जाते। जो जिंदा पकड़े जाते उसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता कि वो मौत की दुआएं मांगने लगते। मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय गासबों का ये जुल्म कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। पूरी दुनिया इनकी दास्तानों से वाकिफ हो चुकी थी, मगर इंसानियत के ठेकेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। इंसानों की फलाह व बहबूदी का दावा करने वाले अक़वामे आलम के नुमाइंदे बहरे हो गए थे। मासूम और मजलूम कश्मीरी औरतों और बच्चों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके बरक्स इंडोनेशिया के मशरकी सूबे तैमूर में आबाद ईसाइयों के साथ मुसलमानों का तसादुम हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में जैसे तूफान आ गया।
पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के मुसलमान हुक्मरानों की मजम्मत की जाने लगी। मशरकी तैमूर के मुसलमानों को जालिम, जाबर और गासिब करार दिया जाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तैमूर के ईसाइयों की मदद के लिए अमन फौज भेज दी और मिलाकर ईसाई आबादी की अक्सरियत की बुनियाद पर मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया से अलग कर दिया गया और वहाँ ईसाइयों की खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दी। ये सब कुछ चंद महीनों बल्कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर हो गया। मशरकी तैमूर के ईसाइयों का दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तेजी से मशरकी तैमूर के ईसाइयों को मुसलमानों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई की थी, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन गुज़िश्ता निस्फ सदी से कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले गासिब हिंदुओं के मुजालिम पर उस अक़वाम मुत्तहिदा ने आंखें बंद कर रखी थी। मैं इस वीराने में 2 मासूम लड़कियों की पड़ी हुई लाशों के करीब खड़ा ये सब कुछ सोचता रहा, कब किसी के दिल में हमारा दर्द जागेगा। मैं इधर उधर देखता हुआ कुछ आगे बढ़ गया और फिर एक जगह ठिठक कर रुक गया। नशे में बहुत दूर से धुआं उड़ता हुआ नजर आया तो मैं चौंक गया। वो मेरा गांव था जहां अब भी जलते हुए मकानों से धुआं उठ रहा था। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। ये जगह कस्बे से तकरीबन 3 मील दूर श्रीनगर जाने वाली सड़क से जरा हटकर थी। अब मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गुज़िश्ता शाम भारतीय फौजी उन लड़कियों को और मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। उनकी तादाद क्या होगी मुझे उसका अंदाजा नहीं था। वो रात भर खूनख्वार भेड़ियों की तरह उन लड़कियों को नोचते और भिगोड़ते रहे और सुबह होने से पहले पहले यहाँ से चले गए थे। मैं चूंकि रात भर फिर बेहोश पड़ा रहा था और शायद वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। मैं खामोश खड़ा बस्ती से उठते हुए धुएं को देखता रहा। मशरिकी उफक पर सुर्खी फैलने लगी। वो तुलू होने वाले सूरज की नहीं बल्कि उन बेगुनाहों के खून की सुर्खी थी जो बेड़िया सिफ्त और मुतअस्सब हिंदू फौजियों की बर्बरियत का शिकार हुए थे। बस्ती से उठने वाले धुएं की तरफ देखते हुए मैं सोच रहा था कि बस्ती के कितने लोग मारे गए होंगे और कौन कौन बचा होगा। मेरा बाप मस्जिद में मेरे सामने शहीद कर दिया गया था। मेरी बहन राबिया को बस्ती की एक गली में गोलियों से छीलनी कर दिया गया था। अपनी माँ और दूसरी बहन समीना के बारे में मुझे कुछ नहीं इल्म था कि वो दोनों जिंदा भी थी या मैंने सर झटक दिया। मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता था। सूरज अब पहाड़ी की बुलंदी से झांकने लगा था। सुनहरी किरणें वादी पर निछावर होने लगी। मैं रात भर सर्दी में बेहोश पड़ा रहा था। मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था जैसे रगों में खून मुंजमद होकर रह गया हो और मुझे हैरत थी कि मैं अब तक जिंदा कैसे था और नकल व हरकत किस तरह कर रहा था। धूप की हरारत से मुझे अपने बदन में खून की रवानी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त भी उस जगह पर खड़ा वैरान सी नजरों से नशेब में देख रहा था। जिस जगह खड़ा था वहां से 100 गज नीचे सड़क दिखाई दे रही थी। कस्बे की तरफ से आने वाली ये सड़क उसी पहाड़ी के ऊपर से घूमती हुई श्रीनगर की तरफ चली गई थी। मैंने मुड़कर हमीदा और नीलम की लाशों की तरफ देखा। मैंने उन लाशों को कपड़ों से ढक दिया था मगर हवा के झोंकों से कपड़े उड़कर दूर चले गए थे और लाशें बरहना हो गई थी जिन पर बिन बनाती हुई मक्खियां दूर ही से नजर आ रही थी। मैंने रुख फेर लिया और ढलान पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। यूं तो मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था मगर कंधे और बाईं टांग में शदीद तकलीफ थी। पैर जमीन पर नहीं रखा जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से जख्मी टांग को घसीटता हुआ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी तरह सड़क पर पहुंच जाऊं। कोई ना कोई वहां से जरूर गुजरेगा तो उन्हें उन लाशों के बारे में बताऊंगा। लेकिन 100 गज का ये फासला भी मुझे 100 मील से ज्यादा लग रहा था और महसूस हो रहा था जैसे मैं ये फासला कभी तय न कर सकूंगा। ढुलान खासी उमूदी थी। मैं बहुत संभल कर नीचे उतर रहा था लेकिन दफादन एक छोटे पत्थर पर मेरा पैर लड़खड़ा गया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैं एक पैर पर लड़खड़ा कर रह गया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और नीचे गिरकर बड़ी तेजी से ढुलान पर लुढ़कने लगा। गिरते हुए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं ढुलान पर कांटेदार झाड़ियों में बड़ी तेजी से कलाबादियां खाता हुआ लुढ़क रहा था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों को गिरफ्त में लेने की कोशिश भी की थी मगर कामयाब ना हो सका और लुढ़कता चला गया और फिर मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर चोट बड़ी जोरदार लगी थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी और फिर मेरा सर तारीकी में डूबता चला गया। इस मर्तबा मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक नरम बिस्तर पर पड़े हुए पाया। आंखों के सामने कुछ धुंध सी छाई हुई थी जो बतदरीज कम होती जा रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं अपने घर में हूँ लेकिन वो मेरा घर नहीं था। वो एक गार था जिसमें शायद किसी तरफ रखा हुआ स्पिरिट लैंप जल रहा था। वो स्पिरिट लैंप तो नजर नहीं आ रहा था मगर उसकी रोशनी में गार की नाहमवार छत दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो करा उठा। दर्द की लहरें पूरे बदन में बरकी रोग की तरह फैलती चली गई थी। मैंने उठने की कोशिश तर्क कर दी और उसके साथ मुझे एहसास हुआ
کہ میرا جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا اور کمبل کے نیچے میرے جسم پر لباس نہیں تھا۔ میں نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو پتا چلا کہ میرے جسم پر صرف نکر تھی اور وہ بستر بھی کوئی پلنگ یا چارپائی نہیں تھی۔ فرش پر پیال پھیلی ہوئی تھی جس پر ایک کمبل بچھا ہوا تھا۔ میں نے گردن کو حرکت دینا چاہی تو سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گنبد ابھرا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی اور میں یہاں کیسے آ گیا تھا۔ مجھے تو یہ تک یاد آ گیا کہ اس پہاڑی ڈھلان سے اترتے ہوئے میں گر پڑا تھا اور لڑکتے ہوئے میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، مگر مجھے اس غار میں کون لایا تھا؟ میں بھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ قدموں کی ہلکی سی آہٹ سن کر چونک گیا۔ اس وقت میں کمبل کے اندر ہاتھ ڈالے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی پٹیوں کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کمبل سے باہر نکال لیا اور آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ قدموں کی آہٹوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی تھے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند سیکنڈ بعد ہی 3 افراد غار کے دوسرے حصے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور 2 آدمی۔ ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا جوان۔ ان دونوں کے کندھوں پر آٹومیٹک رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اور تینوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ تینوں میرے قریب آ کر رک گئے، چند لمحے کھڑے کھڑے میری طرف دیکھتے رہے، پھر دونوں آدمی گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ادھیڑ عمر شخص نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شفقت نمایاں تھی۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جملہ تو اخلاقاً کہا تھا۔ بخار میں تپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ میں اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح کہہ سکتا تھا؟ میں گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبا قد اور مضبوط ہاتھ پیر، داڑھی اور مونچھوں کے بال آپس میں تقریباً ملے ہوئے تھے، جس سے منہ کا دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ چہرے پر سختی کے تاثرات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ بڑی کٹھن زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے نظریں ہٹا کر میں نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا بھی شیب اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کمر پر کپڑے کا ایک پٹکا سا باندھ رکھا تھا جس میں آٹومیٹک رائفل کے 4 میگزین تھے۔ میری نظریں عورت کی طرف اٹھ گئی جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبے قد کی مالک وہ عورت خاصی حسین تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا چوگا پہن رکھا تھا اور سر پر سیاہ رومال باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایک مجاہد کی زندگی میں ایسے لمحات ایک بار نہیں آتے، بار بار آتے ہیں۔ مجاہد گھبراتا نہیں، ایسے واقعات اس کے جذبات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رونما ہوتے ہیں اور پھر ہر مرتبہ وہ ایک نئے جوش، ولولے اور عزم کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہ میرے جذبات سرد ہوئے ہیں اور نہ ہی حوصلہ کم ہوا ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ آفرین، وہ شخص میرے حوصلے کی داد دیتے ہوئے بولا۔ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں کمانڈر محب اللہ ہوں، یہ محمد آدم ہے اور یہ مریم۔ اس نے اپنے ساتھی اور اس عورت کا تعارف کرایا۔ ہم بھی اس وادی کو آزاد کرانے کے لیے بھارتی سامراج سے برسرے پیکار ہیں۔ ہمارے مجاہدین پوری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے دشمن پر کاری ضرب لگا دی جاتی ہے۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ کمانڈر محب اللہ بھارتی درندوں کے خلاف برسرے پیکار مجاہدین میں ایک معتبر نام تھا۔ وہ وادی میں چھلاوے کے نام سے مشہور تھا۔ وہ واقعی ہی چھلاوا تھا۔ اگر رات 10 بجے بھارتی فوجیوں کے خلاف کوئی چھاپا مار کارروائی کرتا تو چند گھنٹوں بعد وہاں سے میلوں دور سری نگر کے دوسری طرف انت ناگ میں کسی فوجی دستے پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑتا۔ بعض اوقات کئی مقامات پر بیک وقت ہونے والی چھاپا مار کارروائیوں میں بھی اس کا نام لیا جاتا۔ یوں تو کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین کی کئی تنظیمیں بھارتی سامراج کے خلاف برسرے پیکار تھی۔ ہر تنظیم اپنی جگہ نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ ہر مجاہد بھارتی فوجیوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا تھا، لیکن کمانڈر محب اللہ کے نام میں وہ وحشت تھی جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بھارتی فوجی اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اور وہی کمانڈر محب اللہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹ دی۔ گزشتہ رات میں بارہمولہ میں تھا جب مجھے تمہارے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ میں اپنے ساتھ چند مجاہدین کو لے کر فوراً ہی روانہ ہو گیا، لیکن بارہمولہ کے قریب ہی ایک فوجی دستے سے تصادم ہو گیا۔ ہمارا مقابلہ تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس تصادم میں ہم نے اسلحہ سے لدا ہوا ایک ٹرک تباہ کرنے کے علاوہ ایک میجر اور 12 فوجیوں کو جہنم رسید کر دیا، جبکہ ہمارا ایک مجاہد شہید اور ایک زخمی ہوا۔ ہم صبح سے ذرا پہلے تمہارے قصبے میں پہنچے تھے۔
بھارتی سورما وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی ایک المناک داستان چھوڑ گئے تھے۔ یہ کوئی بات نہیں، خونخوار درندوں سے کسی بلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ایک نہ ایک دن ہم بھی اس سرزمین کو غاصب ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرا لینے میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر دھیمے لہجے میں قصبے کی تباہی کے بارے میں بتانے لگا۔ کمانڈر محب اللہ کے کہنے کے مطابق قصبے میں 48 افراد کو شہید کیا گیا تھا، جن میں عورتیں، بوڑھے، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ بیشتر کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کو اذیتیں دے کر سنگینیوں سے ہلاک کیا گیا تھا۔ 27 مکان جلا کر راکھ کر دیے گئے تھے، جن میں میرا مکان بھی شامل تھا۔ مسجد کو بھی آگ لگا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ قصبے کی 6 جوان لڑکیاں لاپتہ تھیں، جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے تھے۔ 2 لڑکیوں کی ادڑی ہوئی لاشیں، لاپتہ ہونے والی 6 لڑکیاں ان کے علاوہ ہیں، جن کے بارے میں تم بتانا چاہتے ہو۔ کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ 2 لاشیں ہم نے اس پہاڑی پر دفن کر دی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن آپ لوگوں کو ان لاشوں کا پتہ کیسے چلا؟ صبح ہم تمہارے قصبے سے واپس جا رہے تھے، ہماری جیپ اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہی تھی کہ ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیپ رکوا لی اور محمد اعظم کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف بھیج دیا۔ اس نے تمہیں ڈولان پر جاڑیوں میں بے ہوش پڑے دیکھا تو اٹھا لایا۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں بھی کانپ اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم گزشتہ رات قصبے پر بھارتی فوجیوں سے جھڑپ میں زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے اس طرف آ گئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ یہ سوچ کر میں جیپ کو اوپر سے گھما کر اس پتھریلے میدان کی طرف لے آیا، اور تب ہم نے ان دونوں لڑکیوں کی لاشوں کو دیکھا۔ ان لڑکیوں کے حوالے سے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ان وحشیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن تم بے پناہ کی تلاش میں قصبے سے نہیں بھاگا تھا کمانڈر۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، وہ شیطان ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لائے تھے۔ میں چونکہ رات بھر پھر بے ہوش رہا تھا، اس لیے شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر ہوش میں آنے کے بعد ساری تفصیل انہیں بتانے لگا۔ وہ تمہاری ہی چیخ تھی جو میں نے سنی تھی، کمانڈر محب اللہ نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ بے شک تم بہت حوصلہ مند اور آہنی اعصاب کے مالک اور بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو۔ تمہاری ٹانگ میں 2 گولیاں لگی تھی، بدن پر اور بھی کئی زخم تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت پہلے دم توڑ چکا ہوتا، مگر تم نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، اور تمہارے سانس کی ڈور کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹر مریم نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے قریب کھڑی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کیا، جس کا تعارف اس نے پہلے صرف مریم کے نام سے کرایا تھا۔ ڈاکٹر؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کمانڈر محب اللہ مسکرایا۔ مریم فزیشین اور سرجن ہے۔ کئی سال پہلے اس نے پاکستان کے ایک میڈیکل کالج سے طب اور سرجری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 2 سال پہلے یہ پونچھ کے اسپتال میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ ایک روز 3 زخمی مجاہدین کو اس کے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو بچا لیا گیا، مگر تیسرے کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا، وہ نہیں بچ سکا۔ مریم نے اسی روز فیصلہ کر لیا کہ وہ مجاہدین کے لیے کام کرے گی۔ یہ پونچھ کے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ کر چوری چھپے کنٹرول لائن پار کر کے دلمیا نامی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی۔ اتفاق سے میں اس روز اسی بستی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر مریم کی باتیں سن کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ یہ غاصب بھارتیوں کی کوئی چال تو نہیں۔ بھارتی فوجی مجاہدین کے ٹھکانے معلوم کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک سازش ہو سکتی تھی۔ یہ مجاہدین کی خدمت کے بہانے ہمارے ساتھ رہتی اور بھارتی فوجیوں کو ہمارے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ بارہمولہ لے گیا اور اپنے ایک دوست کی فیملی کے حوالے کر دیا، اور اس کے بارے میں پوچھ اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں تحقیقات کے لیے آدمی بھیج دیا۔ میں اگرچہ مریم کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے خاصا مطمئن تھا، لیکن 3 مہینوں تک میں نے کوئی خدمت اس کے سپرد نہیں کی اور خود بھی اس سے دور ہی رہا۔ بلاخر مجھے یقین ہو گیا کہ مریم واقعی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ جرائی کے بہت سے آلات بھی لے کر آئی تھی جو شروع ہی سے میرے قبضے میں تھے۔ مطمئن ہونے کے بعد ہم دونوں نے مل کر ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا اور وادی میں کئی مقامات پر ایسے ہی غاروں میں ایسے انتظامات کر دیے کہ ان علاقوں میں زخمی ہونے والے مجاہدین کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹر مریم نے واقعی اپنی زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم کا تعلق لاہور کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔
یہ اگر چاہتی تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن مجاہدین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ان پہاڑوں میں اسے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں گی۔ اس نے ہمارے ساتھ کئی روز فاقے بھی کیے ہیں، لیکن کبھی اف تک نہیں کیا۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں مجاہدین کی جس طرح مسیحائی کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ دعاؤں کی کمی کی شکایت رہتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے ہمدرد اور دوست وقتاً فوقتاً ضروری دعائیں ہمیں مختلف ذرائع سے بھیجتے رہتے ہیں۔ میں تو اسی بھی نظروں سے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ غار کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوپور کے پاس تو میں نے ایسا کوئی غار نہیں دیکھا۔ یہ غار بارہمولہ سے تقریباً 10 میل دور دریائے اوری کے قریب واقع ہے، کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا۔ یہ غار ہر لحاظ سے محفوظ ہے، کسی عام آدمی کے لیے اسے تلاش کر لینا ممکن نہیں، اور ویسے بھی ہم نے اس کی حفاظت کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ جب کوئی اجنبی اس طرف آتا ہے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ لوگ مجھے سوپور کے قریب سے اٹھا کر میلوں دور بارہمولہ لے آئے تھے اور یہاں میرا علاج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ پنڈلی میں لگنے والی گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، جبکہ ران میں لگنے والی گولی اندر ہی رہ گئی تھی، جسے مریم نے آپریشن کر کے نکال دیا تھا، اور میرے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی مرم پٹی کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر مریم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مجھے دوپہر کے قریب بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس وقت میرا بدن تیز بخار میں تھا۔ یہاں آنے کے بعد چند منٹ کے لیے ہوش میں ضرور آیا تھا، مگر حواس میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا یا گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ آخر وہ سوال میری زبان پر آ ہی گیا جو میں بہت دیر پہلے اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے پہلے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے، تمہارے گھر کے حوالے سے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں۔ اس نے ایک بار پھر مریم کی طرف دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا، قصبے کے جو 48 افراد گزشتہ شام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، ان میں تمہاری والدہ بھی شامل ہے۔ میرے سینے پر گھونسا سا لگا۔ والد اور بہن کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا تھا، اور اب والدہ کے بارے میں بھی یہ خبر سن لی تھی کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور میری بہن سمینہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سوال کرتے ہوئے میرا دل ایک بار پھر پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔